नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास की एक बेहद शानदार और प्रेरक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटे से क्षेत्रीय नेता ने अपने वक्त के सबसे विशाल और ताकतवर साम्राज्यों को सीधी चुनौती दी। एक आम इंसान से लेकर एक संप्रभु छत्रपति बनने का ये सफर साहस, कूटनीति और एक अटूट संकल्प की ऐसी मिसाल है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तो बिना किसी देरी के आइए इस ऐतिहासिक सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल इस विषय की गहराई से करते हैं। शिवाजी महाराज की जो शुरुआती राजमुद्रा यानी ऑफिशियल सील थी, उस पे जरा गौर कीजिए। संस्कृत में लिखी ये पंक्तियां सिर्फ एक मोहर नहीं थी, ये उनकी आगे की पूरी सोच का प्रतीक थी। इस मुद्रा से उन्होंने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि उनका लक्ष्य किसी एक इलाके पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जो लगातार आगे बढ़े और सबसे जरूरी बात, सीधे तौर पर जनता के कल्याण के समर्पित हो। सोचिए, इस एक सोच ने आगे चलकर कितने विशाल साम्राज्य की नींव रखी। आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेंगे। पहला, स्वराज का दर्शन। दूसरा, दक्कन की सुल्तानतों को चुनौती। तीसरा, मुगल साम्राज्य से टकराव। चौथा, आगरा से महापलायन। पांचवा, एक संप्रभु राजा का राज्याभिषेक। और आखिरी, छत्रपति की महान विरासत। आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले पड़ाव की तरफ, स्वराज का दर्शन। स्वराज यानी स्वशासन या अपना राज्य। खैर, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था। शिवाजी महाराज के लिए ये वो एकमात्र लक्ष्य था जिसके आसपास उनके आने वाले कई दशकों का कठोर संघर्ष टिका था। मावल रीजन के साधारण लेकिन बेहद मजबूत लोगों का विश्वास जीतकर इस स्वराज के सपने को उनके दिलों में एक आग की तरह जगा दिया गया था। अब जरा इस तुलना पर ध्यान दीजिए। एक तरफ हैं मावल क्षेत्र की छोटी ऊबड़-खाबड़ घाटियां और बेहद सीमित संसाधन, और दूसरी तरफ थे विशाल निजामशाही, आदिलशाही और मुगलों की बेहिसाब ताकत। इन स्थितियों को देखकर ही समझ में आता है कि शुरुआत में दांव कितने बड़े थे और मुकाबला कितना असमान था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, दक्कन के सुल्तानों को चुनौती। यहाँ से कहानी वाकई तेजी पकड़ती है। और ये तेजी कितनी कमाल की थी, ये इन घटनाओं से देखिए। 1656 में जावली पर कब्जा करके उन्होंने कोंकण तक अपना रास्ता खोल लिया। फिर 1659 में अफजल खान की उस विशाल सेना को धूल चटाई, और ठीक अगले साल 1660 में पंडाला किले की बेहद कठिन घेराबंदी को चकमा देकर शिवाजी सुरक्षित निकल गए। ये सब कोई आम जीत नहीं थी, ये दरअसल आदिलशाही ताकत के दिलो दिमाग पर एक गहरा प्रहार था। खासतौर पर प्रतापगढ़ का युद्ध, ये लड़ाई सच में किसी रोचक थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। घने जंगलों के बीच जब आदिलशाही जनरल अफजल खान उन्हें धोखे से मारने आया, तब पहले से की गई एक गजब की तैयारी काम आई। कपड़ों के नीचे छुपा हुआ बॉडी आर्मर और हाथ में वकनक यानी टाइगर क्लॉस, एक घातक और जानलेवा स्थिति को जिस तरह उन्होंने एक निर्णायक जीत में बदल दिया, वो उनकी शानदार रणनीति और दूरदृष्टि का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। यहाँ से पहुंचते हैं तीसरे पड़ाव पर, मुगल साम्राज्य से टकराव, जब सामने सबसे बड़ी ताकत आकर खड़ी हो गई। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक छोटी क्षेत्रीय सेना औरंगजेब के इतने स्थापित और विशाल साम्राज्य से लड़े तो लड़े कैसे? एक ऐसी सेना जिसके पास बेहिसाब पैसा और हथियार थे। जाहिर है यहाँ पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह बदलने की जरूरत थी, और इसका जवाब उन्होंने दिया बिल्कुल चौंकाने वाली साहसिक गरेड़ा नीति से। अप्रैल 1663 में पुणे के लाल महल में शाइस्ता खान पर अचानक हमला करके उसका गुरूर तोड़ना एक बेहतरीन उदाहरण है। इस हमले में शाइस्ता खान को अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी, और ये मुगलों के मनोबल पर एक जोरदार तमाचा था। उसके बाद अमीर बंदरगाह सूरत पर उनकी सफल छापा मारी, और समुद्र में सिंधु दुर्ग जैसे किले बनाकर अपनी नौसेना का तेजी से विस्तार करना, ये दुश्मन को हर तरफ से थकाने और कमजोर करने की एक कुशल कूटनीति थी। खैर, स्वतंत्रता का हर सफर आसान नहीं होता। आइए देखते हैं चौथा पड़ाव, आगरा से महापलायन। मुगल सेनापति जयसिंह ने जब एक बेहद कठोर अभियान चलाया तो मजबूरन पुरंदर की संधि करनी पड़ी। और दोस्तों, इसका नुकसान बहुत भारी था। 23 किले और 4 लाख होनों का भारी वार्षिक राजस्व गंवाना पड़ा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कठिन और कड़वे फैसले ने आगे चलकर एक ऐसी कूटनीतिक चाल की नींव रखी जो सब कुछ बदल देने वाली थी।
1666 में आगरा के मुगल दरबार में उनका अपमान किया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरे भारत में एक नई ऊर्जा भर दी। आगरा के उन कड़े पहरों से मिठाई की टोकरियों में छिपकर निकलना सच में किसी चमत्कार से कम था क्या? उनका सुरक्षित राजगढ़ वापस लौटना सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये पूरे स्वतंत्रता संघर्ष का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। और अब हमारा पांचवा और सबसे अहम पड़ाव, एक संप्रभु राजा का राज्याभिषेक, वो पल जिसका बरसों से इंतजार था। 6 जून 1674, रायगढ़ का किला। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब एक बागी माने जाने वाले नेता का विद्वान गागा भट्ट द्वारा विधिवत राज्याभिषेक हुआ और वो आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के छत्रपति बन गए। सोचिए, स्वराज को अब एक संप्रभु राज्य की मान्यता मिल चुकी थी। इस घटना की भव्यता इसी से समझ आती है कि उस दिन से एक नया शाही कैलेंडर राज्याभिषेका शाखा शुरू हुआ और होन नाम के नए सोने के सिक्के जारी किए गए। ये आज़ादी और संप्रभुता की बिल्कुल सच्ची पहचान थे। उसी दौर के इतिहासकार सभासद के ये शब्द जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने लिखा है, किसी मराठा राजा के लिए इतना महान छत्रपति बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। और वो बिल्कुल सही थे। मध्यकालीन इतिहास में जहां हर तरफ विशाल साम्राज्यों का दबदबा था, वहां अपना एक संप्रभु राज्य स्थापित करना सच में एक क्रांतिकारी घटना थी। आइए अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, छत्रपति की विरासत। आखिर उन्होंने अपने पीछे इस देश के लिए क्या छोड़ा? उनकी कामयाबी सिर्फ मैदान जंग तक सीमित नहीं थी, उसके पीछे एक मजबूत प्रशासन और सोच थी। उनका अष्टप्रधान मंडल 8 मंत्रियों की एक बेहद कुशल और आधुनिक कैबिनेट थी। किसानों की भलाई, खेती और उद्योग को बढ़ावा देने की उनकी नीतियां बेमिसाल थीं। यहाँ तक कि भाषा और परंपरा के विकास के लिए उन्होंने राज्य व्यवहार कोश नाम का एक नया संस्कृत शब्दकोश भी तैयार करवाया। उनके इन्हीं कदमों ने दरअसल स्वराज को सुराज्य में बदला, एक ऐसा राज्य जो वाकई लोगों के भले के लिए था। और अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। एक छोटी सी लोकल टुकड़ी को उन्होंने मेथोडिकली किस तरह एक बहुस्तरीय और मजबूत सेना में बदल दिया। एक अनुशासित पदयात्री सेना, एक बेहद तेज घुड़सवार सेना और समुद्र पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पूरे 400 जहाजों वाली नौसेना। ये सब उनकी डीप प्लानिंग थी ताकि दुश्मन को हर मोर्चे पर पछाड़ा जा सके। तो आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में हमें इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए, मावल की उन छोटी घाटियों से निकलकर रायगढ़ के भाग्य विधाता बनने तक किसी एक क्षेत्रीय नेता के अटूट स्वराज के दर्शन ने आखिर भारत के इतिहास और उसके भाग्य को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। एक साधारण से नेता से लेकर छत्रपति बनने की ये यात्रा हमें इतिहास को और भी गहराई से समझने और उससे सीखने की प्रेरणा देती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।